हेलो। आज हम पढ़ेंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कलगी बाजरे की। यह अवतरण जो है अज्ञेय जी द्वारा रचित कलगी बाजरे की शीर्षक कविता से लिया गया है और इसमें अज्ञेय ने प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रवर्तन में अपने काव्य में अनेक नए प्रयोग किए और कलगी बाजरे की को प्रतीक रूप में अपना करके उसके रूप सौंदर्य का चित्रण किया है। जैसे हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नम का अकेली तारिका अब नहीं कहता। कवि कहते हैं कि नारी सौंदर्य के लिए नवीन उपमान दिए हैं। जैसे यह हरी बिछली घास नारी का ऐसा प्रतीक रूप है जो सृष्टि की समृद्धि, कोमलता और ताजगी का परिचायक है। इसलिए ये प्रतीक रूप हवा से इधर उधर डोलती हुई बाजरे की जो छरहरी कलगी है की तरह अत्यंत आकर्षक लगता है। या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कले चंपे की वगैरह, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला था या कि सूना है या कि मेरा प्यार मेला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मेले हो गए। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। तो इसलिए कवि कहते हैं कि यदि मैं नारी सौंदर्य को परंपरागत उपमानों से चित्रित करूं, तो नारी का रूप संध्याकालीन लालिमा से व्याप्त आकाश की अकेली तारिका के समान है, तो यह उपमान रूपवती नारी के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। इसलिए मैं उस परंपरागत उपमान का प्रयोग नहीं करता हूँ। उसी प्रकार रूपवती नारी के लिए शरद ऋतु के प्रातःकाल की पाले से नहाई हुई कमलिनी या नई खिली हुई चंपा की कली और इसी प्रकार के अन्य उपमान का प्रयोग करूं तो भी वे एकदम ताजे नहीं लगते हैं। तो नारी सौंदर्य के लिए कवि परंपरा से जो उपमानों का प्रयोग चला आ रहा है उनको दोहराने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा हृदय कोमल कवि कल्पना से उथला या सूना है, और यह भी कारण नहीं है कि मेरे हृदय में नारी के प्रति मैला या कलुषित प्रेम है, बल्कि इसका कारण तो स्पष्टतः यह है कि ये सारे उपमान अब एकदम पुराने, बासी और मैले हो गए हैं। तो इसमें नारी सौंदर्य के अनुरूप वैसी ताजगी और कोमलता भी नहीं है। तो इन परंपरागत प्रतीकों या उपमानों के देवता जो है अब कुछ कर गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पुराने प्रतीकों एवं उपमानों के स्थान पर अब नवीन उपमानों के प्रयोग से नारी सौंदर्य की व्यापकता का चित्रण किया जाना चाहिए। तो इसमें नए उपमानों का प्रयोग किया है कवि ने। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से। किस प्यार से मैं कह रहा हूँ अगर मैं ये कहूँ, बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। तो कवि कहते हैं कि प्रत्येक चीज़ घिस जाने से या अधिक प्रयोग में लेने से पुरानी पड़ जाती है। जैसे प्रत्येक बर्तन है या कोई भी वस्तु है, उसका ज़्यादा हम काम में लेंगे, उपयोग में लेंगे, तो उसकी बाहरी जो चमक है फीकी पड़ जाती है, उसकी जो कलई उतर जाती है। परंतु पुरानी घिसी पिटी चीज़ की तरह हो जाने पर भी क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी, या मुझसे तुम्हारा परिचय क्या समाप्त हो जाएगा। जब इस बात की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होती है। इसी कारण कवि जो कृशकाय नारी है या नायिका है उसको लक्ष्य करके कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक अनुभूति से और अपने हार्दिक उद्गारों के वशीभूत होकर के तुम्हारे शरीर को लहलहाती बाजरे की कलगी के समान आकर्षक लग रहा है, और तुम ऐसी बिछली घास के समान हो जो वायु का झोंका पड़ने से हिलती रहती है। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी की अकेली।
बाजरे की। तो अगर परंपरागत पुराने उपमानों के बदले नारी सौंदर्य के लिए बिछली हरी घास और लहलहाती छरहरी कलगी बाजरे की कहा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। आज के शहरी जीवन के लिए बाजरे की कलगी एकदम अपरिचित सा है। शहरी लोग बिछली हरी घास से भी अपरिचित रहते हैं। शहर में घरेलू वाटिका में सीमित स्थान पर रोपी हुई जूही के जो फूल खिलते हैं उसमें से नारी के सौंदर्य की तुलना करते हैं, परंतु नारी का रूप सौंदर्य इतना विस्तृत है, वह पिछली घास की तरह सारे संसार में संपूर्ण सृष्टि के विस्तार में समृद्ध और व्यापक है। वह पिछली घास नारी के सौंदर्य का सच्चा और प्यारा प्रतीक है और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूँ। तो कवि कहते हैं कि अगर बिछली घास की ताजगी, कोमलता एवं व्यापकता नारी रूप का प्रतीक नहीं हो सकती है तो शरद ऋतु की लालिमा से युक्त संध्या में शून्य आकाश में लहराने वाली बाजरे की छरहरी लहलहाती अकेली कलगी उसका सही उपमान हो सकती है। तो वास्तव में जब भी कवि इन दोनों को देखते हैं तो उनमें ये उनकी सृष्टि का जो विस्तृत क्षेत्र है एकदम संकुचित दिखाई देने लगता है और तब वह एकदम अकेला पड़ जाता है और स्वयं को नारी सौंदर्य की व्यापकता में, उसकी स्वच्छंदता में समर्पित अपने आप को मान लेता है। तो वैसे तो नारी सौंदर्य के सम्मुख एकांत समर्पण की बात करना केवल शब्दों का जादू है, परंतु सच्चे मन से किया गया वह समर्पण अपने आप में महान है। इस समर्पण भाव में किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो इसका प्रतीकात्मक आशय यह है कि आज कविता की प्रतीक बाग बगीचे में उगने वाली जूही की कली नहीं है, अपितु हरी घास के बीच लहलहाने वाली बाजरे की कलगी ही है। उसी में ग्रामीण सौंदर्य का और प्रकृति के एकांत का सारा वैभव समाया हुआ है। तो उसी के प्रति नारी सौंदर्य की अतिशय भावात्मक और युगीन यथार्थ की समष्टि की गई है। तो नारी रूप के चित्रण के लिए नए प्रतीकों का, नए उपमानों का प्रयोग करके कवि ने यहाँ अपने नारी के प्रति अपने प्रेम का परिचय दिया है और नए उपमानों के साथ नारी सौंदर्य का चित्रण यहाँ किया गया है। फिर है अज्ञेय जी द्वारा रचित रात होते प्रातः होते शीर्षक कविता। इसमें जो आधुनिक मशीनीकरण जो हो गया है, मशीनी जो सभ्यता है, उसके व्यस्त जीवन का प्रतीकात्मक चित्रण यहाँ किया गया है। प्रातः होते सबल पंखों की अकेली एक मीठी चोट से अनुगता मुझको बनाकर बावली को जानकर भी मैं अनुगता हूँ। उस विदा के, विरह के, विच्छेद के तीखे निमिष में भी युता हूँ। कवि कहते हैं कि वर्तमान काल में श्रमिक जन एक पक्षी की तरह हो गए हैं और प्रातःकाल होते ही मजदूरी के लिए इस आशा से घर से निकल पड़ते हैं और उसके हृदय में सहयोग करने वाली उसकी पत्नी और परिवार के भविष्य की चिंता रहती है। इसलिए वह अपनी आर्थिक विपन्नता का बार बार स्मरण करता हुआ अपने परिवार को लेकर के काम पर चला जाता है और वह घर से जाते समय ऐसा जाता है जैसे लंबी अवधि के लिए विदा होकर जा रहा हो। वह बेचारा मजदूर एक पक्षी की तरह अपने बच्चों के पेट की चिंता से जाता है। श्रुता हूँ उड़ गया वह पंछी बावला, पंछी सुनहला कर प्रहर्षित देह की रोमावली को प्रातः होते वही जो। तो उस समय उसके हृदय में भविष्य में मिलने वाली खुशियों को लेकर के प्रसन्नता का संचार होता है और वह इसी आशा से कठोर मेहनत करता है। वस्तुतः मेहनत ही उसके जीवन से जुड़ी हुई शक्तियाँ पूंजी रहती है। तो इसमें जो वर्तमान में श्रमिक है उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी दिनचर्या को पक्षी की तरह बताया गया है और जो ये कविता है ये प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। प्रातः होते वही जो थके पंखों को समेटे, आसरे की मांग पर विश्वास की चादर लपेटे, चंचू की उन्मुख विकलता के सहारे नम रही ग्रीवा उठाए, सिहरता सा कांपता सा नीड़ के निडस्त सब कुछ की प्रतिज्ञा भांपता सा, निकट अपनों निकटतर भविष्य की अपनी प्रतिज्ञा के
निकटतम इस विबुध सपनों की सखी के आ गया था रात होते होते। तो कवि कहते हैं कि प्रातः होते ही जो श्रमिक व्यक्ति अपने काम पर गया था वह संध्या को एकदम थका हुआ घर की ओर लौटता है और अपने घोंसलों की ओर लौटने वाले थके हारे पंखों को समेटे पक्षी की तरह वह जो मजदूर है वह भविष्य की आशा के सहारे सुखपूर्ण जीवन जीने के लिए विश्वास से भर करके अपने घर की ओर लौटता है। उस समय परिस्थितियों से जूझने की व्यापकता से वह अपनी झुकी हुई गर्दन को ऊपर उठा करके कांपता हुआ सिहरता हुआ अपने घास फूस के घर और उसमें रहने वाले अपने परिजनों की प्रतीक्षा करने की दशा का अनुमान करके साथ ही भविष्य की भी चिंता करके आगे कदम बढ़ाता है। जैसे एक पक्षी चोंच में कुछ दाना चुग्गा लेकर के अपने घोंसलों में रहने वाले बच्चों को इंतज़ार करते हुए उसी दशा का अनुमान लगा करके व्याकुलता से लौटता है, उसी तरह वह जो श्रमिक है वह भी लौटता है। वह श्रम से पोषित अपने जीवन को लेकर के उठने वाले विचारों से अपनी पत्नी के पास आता है और रात होते ही वह अपने घोंसले रूपी घर में थका हारा हुआ आता है। और यही उसकी रोज़मर्रा की दिनचर्या का यही क्रम है, यही उसकी प्रतिदिन की नियति है कि प्रातःकाल होते ही काम पर चले जाता है और रात होते ही थका हारा घर लौटता है। तो इसमें जो श्रमिक व्यक्ति है उसकी दिनचर्या का वर्णन एक पक्षी के रूप में किया गया है और पक्षी इसमें प्रतीक रूप में है। और इसमें आधुनिक जो मशीनीकरण हो गया है, यांत्रिक जो सभ्यता है, उसमें जो जीवन की व्यस्तता है उसकी स्वाभाविक व्यंजना यहाँ की गई है। तो इसकी शब्दावली भी तत्सम प्रधान है और भावों के अनुकूल है। फिर हम पढ़ते हैं अज्ञेय जी की सांप के प्रति एक लघु कविता है। इसमें वर्तमान जो नगरीय सभ्यता है उसके कारण जो शोषणकारी, स्वार्थी और मूल्यहीन कुप्रवृत्तियाँ उन पर आक्षेप किया गया है। तो इसमें सांप को आधुनिक स्वार्थी व्यक्ति का प्रतीक माना गया है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो कवि कहते हैं कि अरे आधुनिक नगर सभ्यता से पतित मानव, तुम सभ्यता के केंद्र माने जाने वाले नगर में रहकर भी अभी सभ्य नहीं हुए हो। वस्तुतः तुम्हें अभी नागरिक सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना भी नहीं आया है। तुम सच्चे मानवीय मूल्यों वाले नागरिक नहीं बन सके हो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि तुम सभ्य नागरिक के आदर्शों को नहीं सीख सके हो तो दूसरों का अहित करना, शोषण करना और स्वार्थी प्रवृत्ति, दूसरों को डसना तुमने कहाँ से सीखा है। तुमने घोर स्वार्थी पूंजीवादी शोषण की प्रवृत्ति कहाँ से अपना ली। इसके लिए कठोर आचरण रूपी विष तुम्हें कहाँ से मिला। तो इसमें जो व्यंजित किया है कवि ने कि सभ्यता के नाम पर आधुनिक काल में नगरों का विकास तो हो गया है, परंतु जो मानव सभ्यता का जो असली स्वरूप है, वास्तविकता जो है, वह यहाँ पर नहीं है। तो सांप की तरह सभ्य नागरिक पूरी तरह सभ्य नहीं हुए हैं। इस कारण वे शोषण, उत्पीड़न के कार्यकलापों में लगे रहते हैं और मानव मूल्यों से पतित हो गए। तो सांप को निर्ममता का, क्रूरता का और शोषण का प्रतीक बताया गया है और इस लघु कविता में आक्षेप की प्रखरता और वैचारिक सशक्तता दिखाई गई है।